अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सोशल मीडिया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह का करम है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की व्लॉग का आगाज़ करने से पहले मेरी आप तमाम देखने और सुनने वालों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में ठहरे घंटी के आइकन को ऑल पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि मेरे तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास बर वक्त पहुँच सके। और जी तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि मैं जो मोस्टली वीडियोस बनाता हूँ वो सोशल इश्यूज पे होती हैं। इसके अलावा जो हमारे सोशल मीडियाज पर जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा होता है उनको एक्सपोज करना मेरा मकसद होता है, और लोगों तक हकीकत को पहुँचाना, ख़ासकर सच्चाई और हकीकत को लोगों तक पहुँचाना मेरा मकसद है। और इसके अलावा जनूबी पंजाब की आवाज़ बनना, ये तो हो गया मेरा ज़ाती मकसद। लेकिन आज जो है वो है मुल्क की ज़रूरत। मुल्क और कौम के लिए सच्चाई को वाज़े करना आज मुझ पर लाजिम हो गया है। और ये है पाक आर्मी और पाकिस्तान के मोराल पर होने वाले हमले को रोकना। और हर पाकिस्तानी और हर सच्चे और मुहिब वतन पाकिस्तानी के लिए उसकी आर्मी ही उसकी मोराल है, उसकी आर्मी ही उसकी आन बान और शान है। और बिल्कुल इसी तरह मेरी भी और मेरे साथ साथ आप लोगों की भी जो इज्जत है वो पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाद हमारे पाक आर्मी है, जो कि इस पाकिस्तान की हिफाजत करने के लिए अपनी जानों तक का नजराना पेश कर देती है। इनके खिलाफ काफ़ी मैं देख रहा होता हूँ कि प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, कभी इनको बुरा भला कहा जा रहा है, कभी इन पे गालम गलोच किया जा रहा है। चलें, ये तो एक हद तक बर्दाश्त था, चलें ठीक है, ज़ातियात पे बात नहीं करते, या ऐसा समझ लें कि हर इंसान का नुक्ता नज़र या इख्तलाफ रखना उनका जो कानूनी राइट है। लेकिन अब बात ना जो है वो हद से बाहर निकल गई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं कह दूं कि हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं उनका आलाकार बनने वाले और कोई नहीं, पाकिस्तानी खुद हैं। हम उनको क्या ब्लेम करें, अमेरिका को, रशिया को, भारत को, या फिर हमारे आसपास के जो दुश्मन ममालिक हैं उनको, कि वो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसा हरगिज़ हरगिज़ नहीं है। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले खुद उसी पाकिस्तान में रहने वाले अवाम हैं, हम खुद हैं। और इसके अलावा उनका जो बेहतरीन मैं कह लूँ कि हथियार है वो नौजवान हैं, क्योंकि इनकी सोच जो है वो जो शीले होते हैं, बात को इतना जल्दी समझते नहीं है। तो इसी चीज़ का फ़ायदा दुश्मन ममालिक उठाकर इनको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये इस्तेमाल होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं और होते ही जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं भी जब से सियाना हूँ, समझने लगा हूँ पॉलिटिक्स को, तो मेरे जहन में एक बात मतलब बिठा दी गई या हर तरफ से मुझे सुनने को मिला कि जो हमारी आर्मी है ये गासिब है, जालिम है, वगैरह वगैरह। क्योंकि शुरू से जब मेरे जहन में ये जहन साजी की गई कि आर्मी इतनी गंदी है, आर्मी ये है, आर्मी वो है, वगैरह वगैरह, तो मेरा एक तजस्सुस पैदा हुआ। मैंने कहा चले ठीक है, इस पर जानने की कोशिश करते हैं। आया कि हमारी आर्मी वाकई गंदी है कि जो अपनी जानों तक का नजराना पेश कर देती है। ना सिर्फ आम सिपाही से लेकर ब्रिगेडियर तक, कर्नल तक, जबकि मेजर रैंक तक के भी जो हमारे ऑफिसर्स हैं वो मुल्क और कौम की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश कर देते हैं। आया कि वाकई वो इतने मतलब गिरे हुए हो सकते हैं। तो इस बात ने मुझे तजस्सुस में डाल दिया। और जब मैंने हकीकत जानी तो यकीन माने कि मेरा जो दिल है वो खून का असर होया कि हम इतने मतलब मुहिब वतन लोगों पर उंगली उठाते रहे। वो भी किन की इशारों पर, गैरों के इशारों पर हमने अपने ही सिपाहियों का मोराल जो है वो तोड़ा, उन पर कीचड़ उछाला, उनको बुरा भला कहा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि जो हम सुनते आ रहे हैं बचपन से कि 80% बजट जो है वो पाक आर्मी ले जाती है, इसमें कितनी हकीकत है, ये सारा कुछ आज की व्लॉग में हम जानेंगे। तो मेरे पास ये मैंने एक लिस्ट बनाई थी, तो इस पर मैंने लिख लिया था कि बात कहीं ऊपर नीचे ना हो जाए, तो वो मैं पढ़ के आपको सुनाता जाता हूँ। या आप किसी भी साइट पे चले जाएं, और ख़ासकर वर्ल्ड बैंक की जो साइट है उस पर चले जाएं, तो वहाँ से भी आपको सारा डाटा मिल जाएगा, उनकी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। तो पाकिस्तान का जो कुल बजट है, वफाकी हुकूमत जो
बजट पेश करती है, उसका जो डाटा है मेरे पास वो 2017 से लेकर 2023 तक का डाटा है मेरे पास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी परसेंटेज पे बात करते हैं, आगे चल के हम इसकी वजाहत पे बात करेंगे, तो वजाहत के साथ बात हो जाएगी हमारी। 2017 में जो पाक आर्मी जो बजट में से हिस्सा लेती है वो कोई 80% नहीं था, सिर्फ 18% है। कुल बजट है अभी 5,000 कुछ अरब रुपए। 5,000 कुछ अरब रुपए में से 920 अरब रुपए पाक आर्मी लेती है। तो अभी आप खुद समझदार हैं कि यह कहां से 80% हो जाता है। फिर हम आते हैं 2018 के बजट पर। 2018 और 19 का जो बजट है ये है जी 5,932 अरब रुपए का। जी बिल्कुल 5,932 अरब रुपए में से जो आर्मी का बजट बनता है, जो आर्मी का हिस्सा बनता है, वो बनता है 1100 अरब रुपए। तो अब आप ये दूसरी मिसाल भी मैंने आपको दे दी। कहां पर आपको लगा कि ये 70 से 80% बजट खुद ले जाते हैं? प्रोपेगेंडा है ना हमेशा के लिए जो हम सुनते आ रहे हैं एक नस्ल से दूसरी। मैंने अपने बाबा से भी ये बात पूछी तो बाबा ने भी ये कहा कि बेटा जब से मैं भी सियाना हुआ मैं इसी बारे में सुनता आ रहा हूँ कि आर्मी ना 80% बजट ले जाती है। और जब मैंने इसकी तहकीक की फिर मैंने अपने बाबा को बताया तो बाबा भी हैरत में थे कि देखिए कितना बड़ा हमें ये बेवकूफ़ बनाते रहे हैं। और हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जो बड़े बड़े दावे करता है कि हम मुहिब वतन हैं, मुल्क और कौम के लिए हम हक और सच की तलाश में लगे रहते हैं, हम पैसे के लिए किसी भी सियासतदान के तलबे नहीं चाटते, तो उन्होंने आज तक की हकीकत हमें क्यों नहीं बताई। तो ये उससे वाज़ेह हो जाता है कि वो कितने मुल्क के साथ वफादार हैं और कितने हक और सच के साथ खड़े हैं। फिर आते हैं हम 2019 और 20 के बजट पर, जो कि टोटल बजट है 7,022 अरब रुपए का। 7,022 अरब रुपए में से जो आर्मी को मिलते हैं जी वो है 1,150 अरब रुपए, मतलब 1,150 अरब रुपए आर्मी लेती है। और ये कुल बजट का बनता है जी कोई 14%, 14%। और इसमें जो मैं आपको बताता चलूँ 19-20 का बजट है ये पहले था, इससे पिछले साल का जो बजट था वो होता है 19%। और जबकि 2019 और 20 में आपको पता है कि कोविड आया था, कोविड के पेश नज़र आर्मी ने अपने बजट में कटौती की थी। हाँ, अपने बजट को बढ़ाने की बजाय उन्होंने कटौती की और सिर्फ और सिर्फ 14% लेकर उन्होंने अपने तमाम तर शोबाजात को चलाया। और इसके अलावा आपको याद होगा ना सिर्फ सरहदों की हिफाजत की, दहशतगर्दों का मुकाबला किया, और इसके अलावा कोविड के दौरान उन्होंने पूरे मुल्क में ड्यूटियां सर अंजाम दी थी। ये भी इसी बजट में से उन्होंने अपनी ज़ात पर खर्च किया, अपने ड्यूटी पर खर्च किया, अंदरूनी और बैरूनी मुल्क की जो सिक्योरिटी खदशात थे उनको दूर किया। तो ये कहाँ से 80% बनता है? हम अब आते हैं डायरेक्ट 2022-23 के बजट पर, जो कि करीब 16 से 17% के दरमियान है, और ये बनता है करीब 1,530 अरब रुपए। कितने? 1,530 अरब रुपए। अब आप मुझे बताइए कहाँ से हमने देखा है, एक हमारे पास रिकॉर्ड है इसके मुताबिक कि कहाँ से भाई 80% बनता है? कहीं से भी हमें 80% नज़र नहीं आता। और आप फिर सोच रहे होंगे फिर भी तो तालीम से ज़्यादा बजट है। मैं आपको समझाने लगा हूँ, जो 18वीं तरमीम थी हमारी आइन में, 18वीं तरमीम आई थी, उस तरमीम के मुताबिक वफाक से जो सूबे हैं वो अलग हो गए थे, खुद मुख्तार हो गए थे, और उन्होंने अपने मुताबिक तालीम का बजट खुद पेश करना था। अब वो वफाक की ज़िम्मे नहीं है, वफाक की ज़िम्मे जो इदारा था वो पाक फौज है। और जबकि महकमा तालीम के लिए भी वफाक कुछ ना कुछ मुख्तस करता है रकम, इसके अलावा जो सूबे हैं वो अलग मुख्तस करते हैं रकम तालीम के लिए, सेहत के लिए। तो उन सूबों को खुद मुख्तार कर दिया गया था इस वजह से कि हर सूबा अपनी सकत, अपनी ताकत और अपने बजट के मुताबिक अपनी आवाम को सहूलियात मुहैया कर सके। तो अब फिर एक जहन में आया होगा सवाल आपके कि जो तो फिर भी मतलब 1100, 1200, 1500 अरब लेके जाते हैं। अरे भाई मैं आपको समझाने लगा हूँ, इसी 1500 अरब रुपए में जो अभी रिसेंटली जो बजट आया 1500 अरब रुपए में
हमारी बड़ी फौज, पाक बहरिया और पाक फिजाया। हमारी फौज की कितनी ब्रांचेस हैं? 3 ब्रांचेस। बड़ी फौज मतलब खुश्की पे लड़ने वाली फौज, पाक फिजाया मतलब हवा में जो हमारे दिफा करती है, पाक फिजाया कहलाती है। और इसके अलावा जो हमारी बहरिया है, जो समुद्रों की हिफाजत करने में मामूर है, तो वो फौज, इन तीनों में जब ये डिवाइड की जाती है रकम, तो कुछ कुछ 100 कह लें कि अरब रुपए बन जाती है। जब इन तीनों का इकट्ठा बजट आता है तो वो 1000 प्लस हो जाता है, जो कि आपको दिमाग को चकरा देता है और आप सोचने पर और लोगों के प्रोपेगेंडा पर चल पड़ते हैं कि यह हकीकत है कि वो 80% बजट ले जाते हैं। तो एक तो 80% बजट वाला जो प्रोपेगेंडा है, आज की वीडियो में हमने उसको भी कह ले कि दुश्मन के जो अज़ाइम है उसको हमने खाक में मिलाया। दूसरा ये कि जो कहते हैं भी तालीम और सेहत से बड़ा बजट ले जाते हैं वफाक में, तो उस भी हकीकत को हमने उजागर किया कि हर सूबा खुद मुख्तार है। इसके अलावा जो वफाक होता है वो भी मतलब कह लें तालीम और सेहत के लिए कुछ न कुछ रकम मुख्तस करता है, और सूबे खुद मुख्तार हैं और सूबे अपनी मर्जी के मुताबिक जो अपना तालीम का बजट है, तरक्याती बजट है या सेहत का बजट है, वो खुद बनाने के मजाज है। इसके बाद आते हैं आलमी सतह पर कि दुनिया में बैरून ममालिक से जो हम असला लेते हैं, तो उसकी जो हमसाया ममालिक हैं या दीगर ममालिक हैं उनकी शरह क्या है। जो अमेरिका है अपने बजट का असले का जो ज़ख़ीरा है 39%, 39% जो है वो दूसरी दुनिया से लेता है, दूसरे ममालिक से लेता है। चाइना जो अपने असलहे का स्टोर है उसके पास, जो असलहा लेता है दुनिया से, उसका जो परसेंटेज बनती है वो 13% है। भारत 3.7% दूसरी दुनिया से असलहा लेता है। और जो रशिया है ये भी 3% ही, ये भी दूसरे ममालिक पर इन्हिसार करता है, असलहा लेता है। जबकि पाकिस्तान आप सोचेंगे 10%, 5%, अरे नहीं, 2% भी नहीं, 1% नहीं भाई, 1% भी नहीं, बल्कि 0.44%, 0.44% जो हम असलहा है वो दूसरे ममालिक से लेते हैं। और इससे भी वाज़ेह हुआ कि हम जो अपना असलहा है वो या तो अपने मुल्क से मतलब अपनी पैदावार से हासिल करते हैं। और आपको हैरत होगी कि अल खालिद टैंक और दीगर टैंक के साथ साथ फाइटर जेट पाकिस्तान खुद बनाता है, और मिसाइल टेक्नोलॉजी, और इसके अलावा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान ड्रोन टेक्नोलॉजी भी अल्हम्दुलिल्लाह खुद बनाने के अहल हो चुका है, ड्रोन टेक्नोलॉजी भी वो खुद बनाता है। तो कहा जाए कि पाक आर्मी को जितना बजट दिया जाता है वो उस बजट से कहीं ज़्यादा अपनी सलाहियत को जो लोहा है वो मनवाती है। तो अब हम एक तीसरा सवाल है जो उठता है कि जो DHA है, जो डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी है आर्मी की तरफ से, वो जो रकबा है वो उन पर काबिज होती है, उनको बेचती है वगैरह वगैरह, और ये जो टोटल बजट है ये DHA पे लग जाता है। आज हम इसको भी एक्सपोज करने वाले हैं, और साथ साथ हम ये भी जानेंगे और कितने ममालिक हैं, बड़े बड़े ममालिक, तरक्की याफ्ता ममालिक और हमारे हमसाया ममालिक, जिनकी आर्मी अपने हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च करती है जैसे कि हमारी आर्मी करती है। तो आइए इस पर ज़रा बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनके लिए जवाब कि जो कहते हैं कि पूरी दुनिया में वैध हमारी आर्मी है जो कारोबार करती है या जो हाउसिंग सोसाइटी बनाती है, उनके लिए मेरे पास एक जवाब है, वो सुन ले ज़रा। DHA ऑस्ट्रेलिया की आर्मी भी DHA बनाती है। डिफेंस हाउसिंग स्कीम हमारा बांग्लादेश बरादर मुल्क है, और ये भी यहाँ की भी आर्मी अपनी एक अलग सोसाइटी बनाती है। इसके अलावा हम अमेरिका की बात करते हैं, सुपर पावर अमेरिका के पूरी दुनिया कहती है कि जो ममालिक हैं, जो दीगर ममालिक हैं, उनको उनकी आर्मी कंट्रोल नहीं करती या उनकी आर्मी के इतना होल्ड नहीं है जितना कि पाकिस्तान पर है। तो DHA की बिना पर, DHA हो गया या बजट हो गया जो 80% को शोशा छोड़ते थे,
तो उसके मुताबिक ये एक उन्होंने हवा बनाई हुई थी, एक कह लें कि अपनी फिजा बनाई हुई थी कि लोगों को वजन करते थे फौज से। तो इसके हम कली जो है खोलते जा रहे हैं, आज हम उसको एक्सपोज करते जा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक बिलाशुबा रखें, PTI से रखें, पीपल्स पार्टी से रखें, नून लीग से रखें, काफ लीग से रखें, या किसी भी सियासी जमात से वाबस्तगी रखें, बिलाशुबा वो आपका राइट है। लेकिन इन सब सियासी जमातों से जो ऊपर है वो पाक आर्मी है, और पाक आर्मी से भी ऊपर जो है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान से बढ़कर कोई नहीं, और आर्मी से बढ़कर मुहिब वतन और कोई हो नहीं सकता, खासकर सियासतदानों में, क्योंकि आज तक इन्होंने अपनी औलाद में से किसी को भी आर्मी में नहीं भेजा। हमेशा कुर्बानियां देने के लिए पाक फौज को आगे करते हैं। जलजला आए, सैलाब आए या दीगर आफात आ जाए तो आर्मी को बुलाया जाता है। चले हम वापस आते अपने टॉपिक की जानिब। तो अमेरिका पे हम जा रहे थे, तो अमेरिका की जो आर्मी है ये भी अपने एक हाउसिंग सोसाइटी बनाती है, और कनाडा की आर्मी भी। और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि आपको सुनकर हैरत होने वाली है कि जो हमारा हमसाया बरादर मुल्क है, जो इसको हम बरादर तो नहीं कह सकते, मुंह से निकल गया बरादर मुल्क, वैसे इन सियासतदानों ने हमें लड़वाया हुआ है। वहाँ के अवाम और पाकिस्तान के अवाम एक दूसरे के लिए काफ़ी मोहब्बत और नरम गोशा लगते हैं। तो भारत की बात कर रहा हूँ मैं। भारत की जो आर्मी है ना सिर्फ कारोबार करती है, बल्कि वो भी एक हाउसिंग सोसाइटी लॉन्च करती है, ना सिर्फ इंडिया के अंदर बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी। हम इंटरनेशनल लेवल पर तो इसको मतलब कंटिन्यू नहीं करते। जो इंडिया की आर्मी है वो इंडिया में भी हाउसिंग प्रोजेक्ट मतलब लॉन्च करती है, और दीगर दुनिया के अंदर भी दीगर ममालिक में जाकर भी वो प्रोजेक्ट लॉन्च करती है। और इसके लिए मैं आपको बता दूं, ना सिर्फ ये इदारे, जबकि हमारे जो कह लें वफाकी इदारे और हैं, जो कौमी इदारे कह लें, उनमें अदलिया, इनकी भी हाउसिंग सोसाइटी आपने देखी होगी। रेलवे हो गया तो रेलवे कॉलोनीज आपने सुनी होगी इनके नाम। तो पुलिस लाइन्स आपने सुनी होगी, पुलिस एरिया सुना होगा। तो इसके अलावा दीगर और इदारे भी हैं। तो उन पर इतना प्रोपेगेंडा क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि उन्हें पता है फर्स्ट ऑफ ऑल जो किसी भी कंट्री की पावर होती है वो होती है आर्मी और अवाम। अगर हम आर्मी और अवाम के अंदर खलिश पैदा कर दें, इनके अंदर दरार डाल दें, तो किसी भी मुल्क को ज़ेर करने में या किसी भी मुल्क को शिकस्त देने में उन्हें ज़्यादा वक्त नहीं लगता। और मुझे कहते हुए अफसोस हो रहा है कि इन्हीं प्रोपेगेंडे की नज़र होकर ना सिर्फ हमारे सियासतदान, जबकि बड़े बड़े लीडर जिन्होंने अपनी फ़ौज को बुरा भला कहा, और इसके अलावा जो हमारे नौजवान नस्ल है, हमारे क्लास फेलोज़ हैं, साथी हैं, दोस्त हैं, अहबाब हैं, तो मैं हमेशा उनसे एक ही बात सुनने को मिलती है कि आर्मी मुल्क को लूट के खा रही है, आर्मी ये कर रही है, आर्मी वो कर रही है। अरे भाई, जो 16% से 18% बजट लेते हैं वो मुल्क कहाँ से लूट खा रहे हैं? आप उनसे पूछे ना जो 85% बजट के या 80% बजट के मालिक हैं, आई मीन के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, पॉलिटिशियंस। हाँ, तो इनसे सवाल क्यों नहीं करते? ये दूध के धुले हो जाते हैं और ये सारा बर्डन डाल दिया जाता है पाक आर्मी पर कि आर्मी 80% बजट ले जाती है, आर्मी हमें कुछ नहीं करने देती, आर्मी ने हमारे हाथ बांध रखे हैं। हम कुछ भी प्रोजेक्ट ओपन करने से पहले या लॉन्च करने से पहले, कुछ भी स्कीम चलाने से पहले आर्मी से पूछते हैं। अरे भाई, कभी आपने लॉन्ग टर्म जो पॉलिसीज हैं वो बनाई है? नून लीग की हुकूमत आएगी तो पिछली पॉलिसियों को रद्द कर देगी, हमारा वो सारा जो बजट है वेस्ट। पीपल्स पार्टी की आएगी तो नून लीग अब जो मतलब स्कीमें चल रही हैं उनको आके क्रॉस कर देगी, रोक देगी, उन पे पैसा नहीं देगी, उस पर ग्रांट ख़त्म कर देगी, तो वो पैसा वेस्ट। एक आम सी मिसाल दे दूँ, PTI हो जाए, कोई भी गवर्नमेंट हो जाए, वो पिछली तमाम आने वाली गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट होते हैं उनको रोक कर अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च करती है ताकि मेरा नाम हो, मुझे वोट मिले। जब भी ये ज़ाती मफाद से निकलकर कौम और मुल्क के मफाद के बारे में सोचेंगे, इंशाल्लाह मेरा मुल्क में तरक्की कर जाएगा। और कब तक आप आर्मी को ब्लेम करते रहोगे?
गलती हो अपनी और ब्लेम करेंगे आप आर्मी को, और कब तक आप दुश्मनों के हाथ के आलाकार बने रहेंगे और कब तक दुश्मनों को खुश करते रहेंगे। कभी आपने सुना है इंडियन मीडिया या इंडियन सोशल मीडिया हो जाए उन्होंने अपनी आर्मी को बुरा भला कहा हो? कभी भी नहीं सुना होगा। मैं यकीन जाने पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल खोल लूँ ना, इनके न्यूज़ इमरान खान से लेकर नवाज शरीफ और जरदारी से होते हुए आर्मी, और फिर नवाज शरीफ जरदारी इमरान खान पे आके ख़त्म हो जाती है। और मैं मोस्टली जो है वो इंडियन न्यूज़ सुनता हूँ, इंडियन चैनल्स देखता हूँ, तो हमेशा दुनिया भर की खबरें भी देंगे। और इसके अलावा कोई भी पॉलिटिशियन चाहे हुकूमत का बंदा क्यों ना हो, अगर वो आर्मी के खिलाफ कुछ भी बकवास करता है, मैं उसे बकवास कहूँगा, चाहे वो किसी भी मुल्क का हो, जब वो अपनी आर्मी को कुछ बोलता है तो वो बकवास करता है। और जब वो इंडियन मीडिया पे बैठकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बैठकर कोई भी बीजेपी का हो जाए, कांग्रेस का हो जाए, या किसी भी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि अभी वो गवर्नमेंट पे है, अगर उनका भी कोई वजीर आके आर्मी के खिलाफ बोले ना, एंकर उसे कहते हैं दफा हो जाओ, माइक उतारो और निकल जाओ। हमारे यहाँ क्या करते हैं ना सिर्फ पॉलिटिशियंस, जबकि आज़ादी सहाफत के नाम पर हमारे जो दल्ले कह रहे हैं ना, दल्ले इनको, जो हमारे मीडिया पे बैठे हुए हैं दलाल, ये आर्मी को ना सिर्फ बुरा भला कहते हैं बल्कि आर्मी को घटिया तरीन अल्फाज के साथ बोलते हैं। तो मैं खुद भी एक हैरत का में चला जाता हूँ, हैरत ज़दा रह जाता हूँ कि हमारी आर्मी इतना इन्हें क्यों बर्दाश्त करती है। फिर मेरी नज़र पड़ती है इन इर्द गिर्द के जो प्रोपेगेंडा करने वाले हैं इंटरनेशनल लेवल पे, जो हमारे दुश्मन ममालिक हैं, उन्होंने हमें एक ऐसा करें कि एक जाल के अंदर ना डाला हुआ है, कभी ह्यूमन राइट्स के नाम पर, कभी चाइल्ड लेबर के नाम पर, कभी औरतों की तालीम के नाम पर, और कभी ज़ात के नाम पर, कभी उर्दू स्पीकिंग के नाम पर, कभी कश्मीरियों के नाम पर, और कभी बलोचों के नाम पर। ये पाकिस्तान पर एक प्रेशर बिल्ड करते रहते हैं। ये एक ख़ास वजह है कि हमारा मीडिया, इनको सॉरी मीडिया कहता हूँ, हमारे जो कह लें कि सिक्योरिटी इदारे हैं वो इनको बर्दाश्त करते हैं। अगर ये इनको कुछ करते हैं तो पूरी दुनिया का दबाव इन पे रहता है, ना कि इंडिया पर। अभी आप इंडिया में देख लें, उन्होंने जो कश्मीर में कर्फ्यू लगाया हुआ है, लगातार कई सालों से जारी है, उस पर कोई भी नहीं बोलता। नरेंद्र मोदी को बड़े बड़े गैर मुस्लिम तो छोड़े, हमारे सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्किया, ईरान, और ख़ासकर मैं ईरान को बोलूँगा कि ईरान को तो ख़ासकर इंडिया से दूर होना चाहिए था, क्योंकि कश्मीर में रहने वाले 90% जो पॉपुलेशन है वो अहले तशी है। और ईरान के उनके साथ इंडिया के साथ रवाबित देख लें तो बरादर ममालिक को छोड़कर इंडिया के साथ ऐसे है। तो मुझे हैरत होती है इन इस्लामी ममालिक पर कि ये शुरू से कभी भी एक दूसरे के मुखलिस नहीं रहे। इस वजह से हम टूट फूट का शिकार हैं और इसी तरह हम गुलाम ही रहेंगे। और अब हम आते हैं दोबारा अपने टॉपिक की जानिब, जो कि DHA पे चल रहा था। और ये एक मैं कह दूँ कि ज़माना चेंज हो चुका है। वो बंदूक, गोली, एटम बम या मिसाइल का दौर ख़त्म हो चुका। जैसे कि आप माशाल्लाह अब नेट हर किसी के पास है, तमाम लोग इंटरनेट यूज़ करते हो। आपको पता है ये 5th जनरेशन वार है, वायरसेस की और हैकिंग की, और इसके अलावा प्रोपेगेंडा की जो वार है ना, ये 5th जनरेशन वार, ये जहनों से खेलने की वार है। और मैं कहूँगा कि किसी हद तक नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा हद तक जो पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक हैं वो पाकिस्तान की सोच के साथ खेलने में कामयाब हुए हैं, क्योंकि नौजवान नस्ल किसी भी मुल्क का बहुत बड़ा सरमाया होते हैं, और हमारी नौजवान नस्ल ही अपने मुल्क और कौम की सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, DHA दूसरे दीगर ममालिक की अफवाज भी ये सारा कुछ करती हैं, वो कारोबार भी करती हैं। तो इसकी अगले व्लॉग में हम इंशाल्लाह वज़ाहत ज़रूर कर देंगे
मैंने इसका सेकंड पार्ट भी बनाना है, वो ज़रूर देखिएगा। फिर आपको टोटल जो है फर्स्ट और सेकंड पार्ट जब आप मुकम्मल देख लेंगे तो मुकम्मल तौर पर आप समझ जाएंगे कि सारा का सारा एक प्रोपेगेंडा है। और बजट वाला प्रोपेगेंडा ख़त्म। इसके अलावा भाई हमने कहा कि बजट भी 80% हम नहीं लेते बल्कि चंद फीसद लेते हैं, और वो वर्ल्ड बैंक की जो कह लें वेबसाइट उस पर चले जाए तो वहाँ से आपको डाटा मिल जाएगा। और उसके बाद हम आए हैं आलमी सतह पर जो हम असला लेते हैं उसकी जो हमने परसेंटेज दी है वो भी आप देख लीजिएगा, 0.44 है। तो वो प्रोपेगेंडा भी ख़त्म कि आर्मी टोटल बजट खा जाती है, दूसरी दुनिया से असला लेती है, खुद कुछ नहीं करती, वो प्रोपेगेंडा भी ख़त्म। तीसरा प्रोपेगेंडा था DHA वाला, ये भी ख़त्म हो गया। अब हम आते हैं अपने तीसरे सवाल की जानिब। मुल्क को अंदरूनी और बैरूनी जब खतरात लाहक होते हैं तो किसको याद किया जाता है? आर्मी को। खासकर मैं अभी जो 1-2 महीने गुजरे हैं, मुहर्रम उल हराम और अभी रबीउल अव्वल का महीना लगा है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का महीना है, तो इस महीने में भी खासकर ड्यूटीज़ के लिए किन्हें बुलाया जाता है? आर्मी को। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं जो मेजर इश्यूज़ हैं बॉर्डर के भी छोड़कर अंदरूनी मुल्क के, उनके लिए किसको बुलाया जाता है? आर्मी को। वो सुन ले ज़रा। दहशतगर्दी हो जाए बलोचिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान में, सिंध में, और इसके अलावा कबायली इलाका जात जो है जहाँ पर ये कह लें कि हमारे जो दुश्मन ममालिक का नेटवर्क है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है, और कुछ तो वहाँ के बिकाऊ माल था वो बिक गया, और कुछ कह लें सादा लोग इंसान थे जो कि उनके प्रोपेगेंडा का शिकार हो गए। और उन तमाम इलाकों में आर्मी की खिदमत ली जाती है। लाइन ऑफ कंट्रोल हो जाए, ईरान बॉर्डर हो जाए या अफगानिस्तान बॉर्डर हो जाए, हमारे तीनों बॉर्डर सिक्योर नहीं है। कहने को तो कहने को तो ईरान और अफगानिस्तान हमारे बरादर मुल्क है, लेकिन अफगानिस्तान और ईरान हमारे लिए कभी मुखलिस नहीं है। बिलाशुबा अवाम मुखलिस हो, लेकिन वहाँ के हुक्मरान दूसरे ममालिक के अलाकार बने हुए हैं और वो उनके हाथों का खिलौना है। फिर आप आगे चलते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर बैरूनी ताकतों की जो साजिशें हैं ये बहुत कुछ मंजर आम पर आ चुका है। मद्देनजर रखते हुए ये सारा कुछ डाटा जो हमारा था, ये तमाम प्रोपेगेंडा को मद्देनजर रखते हुए इसके अलावा जो आलमी सतह पर साजिशें होती हैं उनको भी पता लगाना, उनको ख़त्म करना और उनका सदेबाब करने के लिए भी कौन है? पाक आर्मी है, ISI है और दीगर हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं जो कि इस तमाम जो इश्यूज़ हैं उनको कंट्रोल करती है। कितने अरब रुपए में? 1100 अरब रुपए में, 1200 अरब रुपए में ये तमाम तर सहूलियात देती हैं। मैं कहूँगा कि वो जो पाक फ़ौज को गालियाँ देते हैं उन्हें हम 5 साल की इकट्ठी पे देते हैं। जाए बॉर्डर पर गोली खाएं, जाए ना बॉर्डर पर, जब सामने से स्ट्रीट फायर हो रही थी ना, स्ट्रेट फायर हो रहे थे, तब जाके अपने सामने खड़े होंगे ना, फिर मैं मानूंगा। या वो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जो आके पर्ची लहराते हैं, मैंने वो साजिश नाकाम कर दी, मैंने ये कर दिया तो मैंने वो कर दिया। या वो बड़े बड़े बहादुर शेर लीडर जो बाहर दुम दबा के भाग जाते हैं, या वो बड़े बड़े बहादुर लीडर जो बिस्तर मर्ग पर चले जाते हैं जब उनके हिसाब किताब शुरू होते हैं। तो उनकी नस्लों में से कोई भी आपको पाक फौज में नज़र तो नहीं आएगा, लेकिन आप पर और पाकिस्तान पर हुकूमत करने के लिए अपनी अगली नस्ल ज़रूर तैयार कर रहे होंगे। तो ये सोचने का मकाम है, थोड़ा नहीं ज़्यादा सोचने का मकाम है कि जब ये बंदे मुल्क और कौम के दिफा के लिए अपनी औलादों को नहीं भेजते तो हम पर हुकूमत करने के लिए ये अपनी औलादों को तैयार क्यों करते हैं? जी बिल्कुल, ये हम पर हुकूमत ही करते रहेंगे और हमेशा यही कुछ होता रहेगा जब तक आप कौम जागेगी नहीं। मैं कहूँगा कि मुल्क पर जो बोझ है वो हमारे दिफाई इदारे नहीं। जी बिल्कुल, हमेशा से आप ये सुनते आए हैं
कि पाकिस्तान पर जो बोझ है वो उसके दिफाई इदारे हैं। तो आज मैं इस चीज़ को डिनाई करता हूँ और वो ये है कि पाकिस्तान पर बोझ पाकिस्तान के लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ और इदारे नहीं, बल्कि हमारे सियासतदान, हमारी गवर्नमेंट है। बैरूनी कर्जे कौन लेता है? अरबों खरबों डॉलर के, यही सियासतदान। और इस मुल्क का ज़्यादातर बजट कौन पेश करते हैं, बनाते हैं? यही सियासतदान। और 80% बजट कौन ले जाते हैं? यही सियासतदान। और ब्लेम किस पर डालते हैं? आर्मी पर। तो ये बात भी वाज़ेह हो गई कि मुल्क और कौम की बर्बादी की बेसिक वजह आर्मी नहीं और हमारे कौमी इदारे नहीं, हमारे दिफा के इदारे नहीं, बल्कि ये खुद सियासतदान हैं जो कि हर पल गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, यू टर्न पे यू टर्न लेते हैं और बीमारी का बहाना बनाकर रफू चक्कर हो जाते हैं और पर्ची वाले चेयरमैन आ जाते हैं। ये वाले जो सियासतदान हैं ये हमारे मुल्क और कौम के सबसे बड़े दुश्मन हैं। और आखिर में मैं बस इतना ही कहूँगा कि किसी ने क्या खूब कहा था कि झूठ भी इतनी ढिठाई के साथ बोलते हैं कि अवाम को वो सच लगने लग जाता है। मीडिया पर देख ले, टीवी चैनल्स पर देख ले, इसी तरह सोशल मीडिया भरा पड़ा है इन सियासतदानों के यू टर्न से और इनके जो झूठ हैं इनसे। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भरा पड़ा है। हर जगह आपको एक ही चीज़ देखने को मिलेगी, वो है धोखा, फ्रॉड और इनके यू टर्न्स, इनके झूठे वादे। तो आखिर में इसी दुआ के साथ कि अल्लाह पाक इनको हिदायत दे और ये मुल्क और कौम के बारे में सोचें, ना कि अपने ज़ाती मफाद और अपनी 2 टके की सियासत के लिए हमारे मुल्क और कौम को दाव पर लगा देने वाले सियासतदानों से अल्लाह पाक हमारी जान छुड़ाए या इनको हिदायत दे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने